अपने घाटों के लिए, महादेव की भक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और खत्म भी इसी बनारस के घाट पे होगी। बनारस शहर, 80 घाट, सुबह का वक्त। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझागर। बनारस 80 घाट पर बने महादेव का मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इसी भक्ति गीत से होती थी और सिर्फ एक ही आवाज इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती थी, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी, बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की जो महादेव की परम भक्त है और साथ में शिक्षिका भी। अरे ये तो काशी की आवाज है, मतलब सुबह के 4 बज गए। पुजारी जी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद इस मंदिर को साफ करती और आरती करती थी। उसकी आरती की आवाज से ही बनारस के लोगों की सुबह होती थी। काशी ने आरती कर सबकी तरफ आरती की थाल कर दी। सूरज भी अब पूरी चमक से निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंत मिल गए। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ के शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, अरे काशी बिटिया, प्रणाम, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर बोला, जी अच्छे हैं महंत जी। आरती हो गई बिटिया? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, जाओ बिटिया जाओ, खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद देके आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गलियां तंग जरूर होती हैं, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी मिल ही नहीं सकता। कभी कभी तो रात भी यहाँ की भोलेनाथ के नमों से गुंजायमान रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया, आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियां हम बांध के रखे हैं बस अभी, और तुम आ भी गई। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोल शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। और जय आ रहा है ना स्कूल, कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय, जो कि 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब के तैयार हो गए। काशी ने उसे देख मुस्कुराया और थैली लेकर घर वापस आ गई। काशी घर आकर आंगन में जूतियां उतारकर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहां मंदिर से लाया हुआ फूल रख जैसे ही वो घर के अंदर आई तो उसके बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे हुए थे। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौड़ी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये हम हैं? उन्होंने अखबार मोड़ के सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज से, जो हम आपको बचपन से पहनाते आए हैं, उसकी आवाज से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्हें नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वो खुद देखते थे। उसका कार्यभार वही देखा करते थे। उनके दोस्त इंदौर के शाही घरानों में से एक थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वो सबसे मिलते थे। काशी उनके लिए उनकी बेटी से बढ़ के थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसीलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी जब स्कूल पहुंची तब स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे।
वो जल्दी से जाकर प्रिंसिपल रूम में टाइम भरी और प्रिंसिपल सर को सुप्रभात बोल के बाहर आ गई। घंटी लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्कूल के सारे टीचर्स आकर अपनी अपनी क्लास के लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में वापस चले गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहां से अपना सामान निकालने लगी। तभी पीछे से आके शालिनी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो उसे पीछे मुड़ के देखते हुए बोली, ओहो तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो लिया नहीं है, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ और इसमें लेट हो जाता है। शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दोनों हंस दी। चलो अच्छा, अब जाओ जल्दी क्लास में। ये बोल काशी अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी आश्रम आ गए थे। ये आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और अनाथ बच्चों के रहने का इंतजाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियां थीं, वो कुछ न कुछ काम करती थीं और उन्हीं से खुद के लिए कमाती थीं। वृद्ध महिलाएं और पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी और अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ आकर इन सबको अपना वक्त देना ज्यादा अच्छा समझा। वो पूरा दिन इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई नहीं था। काशी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसीलिए उसकी परवरिश खुद उन्होंने अकेले किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दूं, दोपहर हो गई है। उन्होंने कोई फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ही खाएंगे आप बाबा, और हमारे साथ खाएंगे। ये आवाज सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चले आ रही थी खाने का बॉक्स लिए। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करते हुए बोली, चलिए उठिए जल्दी। ये कहते हुए उसने खाने का टिफिन मेज पर रख दिया। उसने टिफिन खोलते हुए कहा, और दुबे चाचा जी आपने खाया या नहीं? आनंद जी ने फाइल रखते हुए उससे पूछा, पर काशी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं, चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी। अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं। ये बोल दुबे जी वहां से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वो अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहां की विधवा स्त्रियों को मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाने में और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों को कहानी सुनाने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती रही और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल गई। राजस्थान, रात का वक्त। कहा जाता है कि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और उसकी शान यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना है। पर फिर भी इस शहर में कोई था जो थोड़ा अजीब, अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी, पूरा राजस्थान जिसके एक शब्द पर हिल जाता था, और वो था अभय प्रताप सिंह। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला था, और ये अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसे महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी जल्दी से बाहर आए। अभय गाड़ी से उतरा, एक रौबदार चेहरा। वो गाड़ी से बाहर आकर अंदर आया और नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे आए। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, हुकुम सा, खाना? जी लगाइए, हम आते हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपना कोट निकाल कर रखा ही था कि तभी मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया और सख्त आवाज में पूछा, काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज में कोई बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया है उस जमीन को देने के लिए। 1-2 टके की लड़की की इतनी जुर्रत कि वो अभय प्रताप सिंह को मना करे। हम आ रहे हैं कल वहां,
हम भी तो देखें कौन पैदा हो गया इस धरती पर ऐसा जो हमें ना करना जानता है। ये बोल उसने फोन काट गुस्से में बिस्तर पे फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा के कमरे में आई तो देखा कि आनंद जी बैठे रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध का गिलास उन्हें देते हुए और रामायण लेके माथे लगा बंद करके रखते हुए कहा, बाबा चलिए अब दूध पी लीजिए और सो जाइए और रखिए रामायण अब। आनंद जी भी गिलास लेके बिस्तर पर बैठ गए। काशी कपड़ों को तह करते हुए बोली, बाबा आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन तो दे के छुट्टी करो ना, क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा, कुछ नहीं होगा हमें, और वो जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते और ना देंगे, वो माँ ने हमें दिया था। वो इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहां से चली गई। वो छत पर आकर खड़ी हो गई। हल्की हल्की सी ठंड थी। वो चांद को देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी, एक जमीन के लिए इतना पागल। जब ना बोल दिया तो क्यों फिर बार बार। वो जब भी गुस्सा होती तो ऐसे महादेव जी को शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बनी बड़ी सी बालकनी में खड़ा होकर आसमां की तरफ देख के बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, वेट एंड वॉच। अभय ने गुरूर में बोला। सुबह का वक्त। काशी मंदिर से घर आकर जब मेज पर नाश्ता लगाने लगी तो उसके बाबा उससे बोले, काशी आज आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, चाचा जी आ रहे हैं, फिर तो आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेके चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। वो आनंद जी को नाश्ता देते हुए बोलती जा रही थी। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गया इसका, अब पूरे दिन ये उनके मनपसंद की चीजें बनाएगी, और जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में एक बार बस। अभय ने बोला, जमीन से जुड़ी बात आपको यहाँ लेकर नहीं आई है अभय, बल्कि आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर आया है। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे, यहाँ से आप कुछ ऐसा ले जाओगे जो जिंदगी में आपके साथ रहेगा। दूर होंगे उससे, पर दूर नहीं। महागुरु की बातें अभय के समझ नहीं आ रही थी, या यूं कहो कि वो समझना नहीं चाहता था। कुछ देर वहां रुक के अभय गुरु जी से अलविदा लेके वहां से चला आया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे एक एहसास दे जाता है हर बार, अभय अपने मन में बोलता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो होटल के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, बनारस। अभय जॉगिंग सूट पहने घाट पर आया है। उसके गले में हेडफोन है। तभी मंदिर से उसे गाने की आवाज आती है। वो खड़ा होके सुनने लगता है। जी ये कौन गा रहा है? अभय ने जाते हुए एक पंडित जी से पूछा। ये तो हमारी काशी बिटिया की आवाज है, उन्हीं की आवाज से बनारस की सुबह होती है, वरना यहाँ की सुबह भी फीकी लगती है। पंडित जी कह के मंदिर की तरफ बढ़ गए। अभय वहीं खड़ा सुनने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा चलने को तो राणा ने आके रोक दिया। हुकुम साहब, आप इतनी सुबह बिना किसी को बताए यहाँ चले आए, कुछ हो जाता तो? राणा परेशान होते हुए बोला, चलिए चलते हैं, वैसे भी सूरज निकल आया है, आपको जमीन वाला काम भी करना है। राणा ने बोला। अभय कुछ सोच के चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है। काशी मंदिर से बाहर आती है और जाने लगती है। आज से बनारस में कुछ दिन बहुत भीड़ रहने वाली थी, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली थी और ये पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन तो लगता था जैसे खुद महादेव को सजाया जा रहा है। अरे काशी बिटिया, इस बार महाशिवरात्रि पर तुमको ही देखना है सब कुछ, और हर बार से भी अच्छा होना चाहिए इस बार, महागुरु ने बोला। जी गुरुजी, काशी पैर छूते हुए बोली और घाट से बाहर आ गई। घर आके उसने सबको प्रसाद दिया। तो आज भी बनारस की सुबह आपकी आवाज से होती है, राजेंद्र जी ने प्रसाद लेते हुए बोला। चाचा जी आप यहाँ आए हैं तो काम तो होगा जरूर कुछ, काशी ने मेज पर नाश्ता लगाते हुए कहा। है बेटा, इलाहाबाद में कुछ काम है तो सोचा आपसे मिल भी लूंगा और काम भी कर लूंगा। राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले।
तब तो हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे, कुछ आश्रम का काम वो भी हो जाएगा। आनंद जी ने बोला। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। आज आनंद जी घर पर थे। काशी को आश्रम जाने को बोल दिया। काशी स्कूल से छुट्टी लेके आश्रम पहुंचती है। आ गया वो आदमी जिसको जमीन का काम सौंपा था। अभय ने टाई पहनते हुए कहा। जी सर, यादव जी आ गए हैं, राणा ने बोला। बुलाओ उन्हें। अभय ने कोट पहनते हुए कहा। राणा यादव को बुला लाया। प्रणाम सर। यादव आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ। अभय ने चाय का कप उठाते हुए बोला। सर, उसका नाम काशी है, स्कूल में टीचर है, उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है और एक आश्रम है जिसे वो चलाते हैं। यादव बोल के चुप हो गया। चलो, उसके स्कूल चलना है। अभय उठा और जाने लगा। कुछ वक्त में वो सब काशी के स्कूल के सामने थे। जाओ पता करो कहाँ है और बुलाओ उसे यहाँ, अभय ने गाड़ी में बैठे हुए कहा। यादव जी गए, पता करके आए। सर, वो आज नहीं आई हैं। यादव सर झुका के बोला। आश्रम कहाँ है? सर, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभय ने आश्रम का पता लिया और यादव को पैसे देके भेज दिया। राणा, इस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक ये क्या करती है और बचपन से अभी तक की सारी बातें, और इस जमीन के बारे में भी। अभय ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। जी हुक्म हो जाएगा, बस कुछ वक्त दीजिए। राणा ने भरोसे के साथ बोला। अभय की गाड़ी आगे बढ़ गई। काशी आश्रम आके वार्षिक उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गई। दिन भर वो सबको बताती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, और बच्चों को गाना सिखाया और डांस भी। सबको सबका काम बताते और सारे काम करते हुए उसे रात हो गई। वो जाने से पहले वृद्धों के पास आई। आज सब उससे नाराज थे क्योंकि काशी ने आज उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे मिलने आई थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। काशी कान पकड़ के खड़ी थी। ऐसे माफ नहीं करेंगे, एक बूढ़े दादाजी बोले। तो फिर दादाजी, कैसे माफ करना है अपनी काशी को? काशी ने कान पकड़े हुए कहा। हम सबको गाना सुनाना होगा आपको, तब माफ करेंगे। दादाजी के साथ सबने बोला। अच्छा ठीक है, हम गाना सुना देंगे, आप सब चलिए, लेटिए। काशी ने दादाजी को उनके बिस्तर पर लेटाते हुए बोला। सब अपने बिस्तर पर लेट गए। काशी ने सारी लाइट बुझा के एक लाइट जली रहने दी और सारी खिड़कियां खोल दी। बगीचे से आती ठंडी हवा कमरे में अच्छा अनुभव दे रही थी। काशी अलार्म जला रही थी और गाना शुरू करती है। काशी गाए जा रही थी और सब सुने जा रहे थे। तभी एक गाड़ी आके आश्रम के बाहर रुकी। अभय बाहर निकला और अंदर गेट खोल के आया। इस वक्त गेट की ओर कोई नहीं था। देखा, बहुत ही सुंदर आश्रम था। उसे आवाज सुनाई दी गाने की। वो उस तरफ बढ़ गया, कमरे के पास पहुंच के रुक गया और दीवार के पीछे से इस आवाज वाले को खोज रहा था। तब उसने काशी को हल्की सी रोशनी में देखा तो उसकी नजर वहीं थम गई। सफेद सूट सलवार पहने, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में भरी हुई चूड़ियां। काशी को देख के अभय खो सा गया। काशी गाए जा रही थी। काशी धीरे से सबको सुला के वहां से बाहर आए। दुबे चाचा, हम घर जा रहे हैं, आज बहुत वक्त हो गया है,
बाबा और चाचा जी दोनों ही इंतजार कर रहे होंगे। आप गेट अच्छे से बंद कर लेना और देख लेना एक बार, मैं सुबह आ जाऊंगी। काशी लाता रहा पर अभय ने अनसुना कर दिया। अभय गाड़ी में बैठा और चला गया। चलो उनके पीछे, राणा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। काशी सबके साथ 80 घाट पहुंचती है। महाआरती में वक्त था तो सब महागुरु के पास चले गए मिलने। महागुरु जी आरती की तैयारी कर रहे थे। बहुत लोग महाआरती के लिए आए थे। घाट भरा हुआ था। काशी सबके साथ मंदिर आ गई और महागुरु के पैर छुए। राजेंद्र जी और आनंद जी भी पैर छूते हैं। अरे राजेंद्र जी, कैसे हो, कब आए? महागुरु ने आरती की थाल काशी के हाथ में देते हुए कहा। जी बस 2 दिन हुए, राजेंद्र जी ने हाथ जोड़े हुए कहा। अच्छा आओ, महाआरती शुरू होने वाली है और आज की आरती तो हमारी काशी बिटिया के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। क्यों, करोगी ना बिटिया? महागुरु जी ने काशी के सर पर हाथ रखे हुए कहा। काशी ने सर हिला दिया और आरती की थाल लिए वो नीचे घाट की तरफ उतर गई। आज घाट का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारे तरफ दिए जल रहे थे। सारे पंडित हाथों में आरती के बड़े बड़े दीप लेके खड़े थे। काशी ने गंगा जी की आरती शुरू की। काशी के साथ सब एक साथ आरती करने लगे। अभय गाड़ी रोक के घाट पर चला आया। वहां पर आज काफी भीड़ थी। वो ऊपर खड़ा हो गया और आरती को सुनने लगा, हाथ जोड़ के। उसने जैसे आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि ये काशी की आवाज है। तो तुम भी यही हो? देखो आज हमारा मिलना लिखा है या नहीं? अभय ने हाथ जोड़े अपने मन में कहा। महागुरु ने देखा कि अभय भी आया है तो वो मुस्कुरा दिए। काशी सबके साथ आरती करने में मगन थी। काशी आरती खत्म कर सबको आरती देने लगी। वो आरती देते देते ऊपर आ गई। अभय हाथ जोड़े खड़ा था और काशी को ही देख रहा था। जी आरती, काशी ने धीरे से आरती की थाल आगे करते हुए बोला। अभय ने आरती की थाल पर हाथ फेरा और माथे से लगा लिया। काशी थाल लेके चली गई। अभय की नजर नीचे खड़े राजेंद्र जी पर चली गई। वो नीचे उनकी तरफ बढ़ गया। खंबागढ़ी राजा साहब, अभय ने हाथ जोड़ के आदर के साथ बोला। अरे अभय, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। राजेंद्र जी चौंकते हुए बोले। जी बस एक काम के सिलसिले में यहाँ तक आना पड़ा। अभय ने राजेंद्र जी के साथ चलते हुए बोला। कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने अभय प्रताप सिंह को राजस्थान से यहाँ बुलवा लिया? राजेंद्र जी हंसते हुए बोले। अभय मुस्कुरा दिया उनकी बातों पर। वैसे सर, आप यहाँ कैसे? अभय ने सवाल किया। हम तो अपने दोस्त से मिलने और अपनी राजकुमारी से बिटिया से मिलने हर साल यहाँ आते हैं। राजकुमारी? हम कुछ समझे नहीं। अभय हैरान होकर बोला। हाँ, हमारी राजकुमारी हमारे दोस्त की इकलौती बेटी है। हमारा कोई नहीं था, पर जब वो आई तो ऐसा लगा हमारे दोस्त के साथ हमें भी एक बिटिया मिल गई है, तो बस वो हमारी राजकुमारी हो गई। राजेंद्र जी ने गंगा के बहते पानी को देखते हुए कहा। कुछ देर राजेंद्र जी और अभय वहीं बैठ के बात करने लगे और फिर राजेंद्र जी चले आए, पर अभय वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। काशी चले बेटा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आनंद जी ने पूछा। अरे हम यहाँ हैं, राजेंद्र जी ने आते हुए कहा। चाचा जी, आप और बाबा घर जाइए, हम आते हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा ये देख के, काशी ने बोला और साथ मिलाई शॉल ओढ़ ली। देर मत करना, जल्दी आ जाना आप। आनंद जी बोल के राजेंद्र जी के साथ निकल गए। काशी मंदिर की तरफ बढ़ गई। काशी मंदिर में आई और काम देखने लगी। कुछ पेंटिंग बनाया, उन्हें रख दिए सूखने के लिए। उसे करते 9 बज गए। वो हाथ धो के शॉल लेकर बाहर आई तो घाट की तरफ बढ़ गई। अभय भी वहीं दूर सीढ़ियों पर बैठा था। काशी भी नीचे सीढ़ियों पर चली गई। काशी बहता हुआ पानी देख रही थी और अभय बैठा ना जाने क्या सोच रहा था। अभय ने देखा पानी में काशी का अक्स दिख रहा था। एक तरफ चांद, एक तरफ उसका चेहरा। अभय पानी में गौर से देखने लगा। महागुरु मंदिर से निकले और देखा कि अभय और काशी कुछ दूरी पर बैठे हैं। आज तो तुम दोनों का मिलना लिखा है भोलेनाथ ने।
महागुरु मन में बोल के चले गए। काशी कुछ देर बैठी रही और फिर जाने के लिए उठी। अभय भी उसे जाता देख उठ गया और पीछे मुड़ा। काशी जैसे चलने को हुई उसका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी कि अभय ने उसे पकड़ लिया। काशी ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय ने एक हाथ से काशी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। अभय काशी के चेहरे में जैसे खोए जा रहा था। अभय के छूने से काशी ने जैसे आंखें खोली तो अभय को देख के कुछ देर के लिए खो गई। मंदिर से घंटे की आवाज आई तो काशी चौंक के अभय से दूर हुई और अपनी शॉल ठीक करने लगी। आप ठीक हैं? अभय ने काशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। काशी ने बिना उसकी तरफ देखे सर हिला दिया। काशी जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय के छूने से काशी को एक अजीब सा एहसास हुआ। काशी ने मुड़ के देखा तो अभय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी अभय ने बोला, एक थैंक्स तो बनता है, आखिर हमने आपको गिरने से बचाया है। अभय ने काशी की आंखों में झांकते हुए कहा। जी शुक्रिया, काशी ने बोला और हाथ छुड़ाने लगी, पर अभय ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। मेरा हाथ, काशी ने धीरे से बोला। जी, अभय ने ऐसे बोला जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, काशी ने कहा तो अभय ने उसका हाथ छोड़ दिया। काशी सीढ़ियां चढ़ने लगी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के उसने पीछे मुड़ के देखा तो अभय उसे ही देख रहा था। काशी वहां से चली गई और छोड़ गई अभय को सोचने के लिए। क्यों हर बार आपको देख के कुछ अजीब सा एहसास होता है? कुछ तो बात है आप में काशी, आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ तो है आप में। अभय वहां खड़ा होके गंगा के पानी को बहते हुए देख के बोला। बाकी एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। काशी घर आई और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। जब से वो घाट से आई थी तब से अभय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ना जाने कब इन्हीं ख्यालों में उसे नींद आ गई। राजेंद्र जी जब काशी के कमरे की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा काशी बिना कुछ ओढ़े लेटी हुई थी। वो अंदर गए, खिड़कियां बंद कर उसे कंबल उड़ा दिया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेर के वापस अपने कमरे में चले गए। राजेंद्र जी की जान बसती थी काशी में। वो उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अगली सुबह काशी तैयार होके नीचे आई तो देखा राजेंद्र जी नाश्ता बना रहे थे। उसने नीचे आकर आंगन में रखे तख्त पर अपना बैग रखते हुए राजेंद्र जी से पूछा, क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? उसकी आवाज सुन उन्होंने नाश्ते की ट्रे को खाने की मेज पर रखते हुए कहा, अपनी राजकुमारी के लिए हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं। उनकी बात सुन आनंद जी ने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर तख्त पर रखते हुए कहा, अरे वाह, आज तो कितने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है। पर ये आपके लिए नहीं है, हमने आपके लिए दलिया बनाई है। ये तो हमारी लाडो के लिए है और हमारे लिए। ये बोल वो मुस्कुरा के एक प्लेट में नाश्ता निकाल के काशी को देने लगे। ये सुनते ही आनंद जी ने मुंह बना के दलिया कटोरी में लेते हुए कहा, खिलाओ खिलाओ, देखना जब ये तुम्हें फीका खाना खिलाएगी तो ये प्यार तब देखूंगा। उनकी ये बात सुनकर राजेंद्र जी ने उन्हें भी एक प्लेट देते हुए कहा, मुंह मत बना, ले तेरे लिए भी बनाया है। ये सुनते ही आनंद जी मुस्कुरा दिए। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। दोपहर का वक्त, अभय का होटल रूम। अभय ने नाश्ता करते ही राणा से पूछा, राणा कुछ पता चला उस वसीयत के बारे में? नहीं सर, अभी नहीं। चलो आज हम भी जरा काशी जी से मिल लें। पर हुकुम साहब, आपको जाने की क्या जरूरत है, हम है ना, हम देख लेंगे। अरे राणा, आप तो देख ही लिए काशी जी को, अब हमें भी देखने दो। ये बोल अभय खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए राणा को देखकर बाहर निकल गया। इस पर राणा हल्के से मुस्कुरा दिया। अभय सबके साथ निकला और कुछ वक्त में वो काशी के आश्रम के सामने था। राणा ने आके गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो नीचे उतरा।
वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने उसे वहीं गेट पर रोकते हुए पूछा, जी किससे मिलना है आपको? चौकीदार के पूछने पर राणा जी जल्दी से आगे आए और उससे बोले, काशी जी। ये सुन उसने मुस्कुरा के कहा, जी काशी बिटिया से मिलना है, जाइए वो अंदर हैं। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर पड़ गया। उसने अंदर आकर देखा तो काशी सारी औरतों को बैठाकर पढ़ा रही थी। अभय कुछ दूर पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसे ऐसे काशी को देखता देख दुबे जी पास आकर पूछे, जी आप सब यहाँ कोई काम है क्या? राणा ने उससे कहा, जी वो काशी जी से कुछ काम था, आप सब चल के कमरे में बैठिए, बिटिया पढ़ा रही है, जैसे खाली होती है मैं बता देता हूँ। दुबे जी का इतना कहना था कि अभय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उनकी कॉलर पकड़ के कहा, उस 2 टके की लड़की के लिए मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मैं अभय प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनका नहीं, समझा? ये सब काशी ने देखा तो दौड़ के आई। दुबे जी को छुड़ा के अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभय के गाल पर तमाचा पड़ते ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें निकाल ली। तभी वहां पर जो लोग थे सब काशी के पीछे आके खड़े हो गए। अभय ने गुस्से में उसे देख अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने। पर काशी ने उसकी बात वहीं काटते हुए उससे कहा, चुप, एकदम चुप, वरना दूसरा हाथ उठाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। और रही बात हिम्मत की, तो कोई भी ऐसा काम जो सही हो वो करने में मैं डरती नहीं हूं। एक बात और, होंगे आप कहीं के हुकुमसा श्रीमान अभय प्रताप सिंह, पर ये बनारस है, यहाँ के एक ही हुकुमसा हैं और एक ही मालिक हैं, और वो खुद हम सब के महादेव हैं। तो आइंदा से अपनी ताकत यहाँ आजमाने की कोशिश मत करना। और अब आप दुबे चाचा जी से माफी मांगे, चलिए। वहां जितने लोग थे उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या बात है बिटिया, कुछ हुआ का? उसने ऐसा बस इसलिए पूछा क्योंकि उसने बस अभय पर तमाचा पड़ते देखा था, बाकी कुछ उसे नहीं पता था। काशी उसकी तरफ मुड़कर शालीनता के साथ बोली, अरे नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे, वही याद दिला रहे थे, और कोई बात नहीं है। ये सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। उसने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम 2 टके की लड़की मुझसे माफी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं कितने टके की हूँ वो तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गई होगी। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है महादेव की मर्जी से होता है। इतना बोल वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अभय को देखकर फिर बोली, और अब आप माफी मांगे चाचा जी से। दुबे जी ने जब बात को बढ़ता देखा तो काशी को रोकते हुए कहा, रहने दो बिटिया, कोई जरूरत नहीं है। नहीं काका, बहुत जरूरी है, और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये बोल काशी ने गेट बंद कर उसकी चाबी अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर अभय ने गुरूर में कहा, मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी तुम, और मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। उसकी बात सुन काशी ने राणा से कहा, राणा जी समझाइए इन्हें, ये इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, ये बनारस में खड़े हैं और यहाँ इनका कोई हुक्म काम नहीं करेगा। ये सुनकर राणा अभय के पास गया। उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखकर कहा, माफ कर दीजिए हमें। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। काशी ने उसके माफी मांगते ही गेट खोल दिया। अभय गुस्से से उसे देखते हुए निकल गया। वो गाड़ी तक आया और पीछे मुड़ के उसे देखकर बोला, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा। ये बोल वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके जाने के बाद दुबे जी ने काशी के पास आकर उसे समझाते हुए कहा, काशी बिटिया, क्या जरूरत थी इतनी झंझट मोल लेने की, अभी कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर वो वापस काम में लग गई, पर दुबे जी को चिंता हो रही थी। शाम तक काशी काम करती रही और फिर घर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठ के बातें कर शाम की चाय सबको पिला वो घाट के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने शिव जी के आभूषण तैयार कर उन्हें थाल में सजा कर रख दिया और बाकी काम करने लगी। काम करते हुए उसे लगभग 8 बज गए थे।
काशी को भी थकान महसूस होने लगी तो वो अपनी शॉल ओढ़ते हुए मंदिर से निकल गई और घाट पर आकर बैठ गई। आज घाट पर बहुत कम ही लोग दिख रहे थे क्योंकि ठंड भी ज्यादा थी और साथ ही धुंध हो आई थी, इसलिए घाट पर आज लोग ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। काशी खुद को शॉल में लपेटे हुए बहते पानी को देख रही थी। कुछ देर वहां बैठ के वो जाने के लिए उठी और जैसे पीछे मुड़ी तो उसके पीछे अभय सीढ़ियों पर खड़ा था। काशी ने एक नजर उसे देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अभय उसके सामने आया। काशी दूसरी तरफ से जाने लगी, अभय इस तरफ आ गया। उसकी ये हरकत देखकर काशी ने उसे देखकर कहा, लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये बोल वो जाने लगी तो अभय उसे पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ा हो गया और उसके हाथों को पीछे मोड़ के उससे गुस्से में बोला, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं मिस काशी त्रिपाठी, और जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, उसी का जवाब देने आया हूं काशी जी। इतना बोलकर अभय ने उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों से छू लिया। काशी ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मारा तो उसने फिर पकड़ के उसके होठों को छू लिया। जैसे ही काशी ने दोबारा हाथ उठाया तो अभय ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचते हुए उससे कहा, जितनी बार हाथ उठेगा उतनी बार मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ, उठाओ। इस वक्त अभय बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर और उसकी हरकतों से डरकर काशी उससे कुछ नहीं बोल पाई। उसे खामोश देखकर अभय ने आगे कहा, और रही बात जमीन की, तो वो तो मैं यहां से लेकर जाऊंगा तुमसे। है दम तो रोक के दिखा दो काशी त्रिपाठी। ये बोल अभय शांत होकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने देखा काशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने काशी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी चूड़ियां टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। अभय ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद से दूर कर दिया। उससे दूर होकर काशी ने कहा, एक राजपूत होके ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? आप तो किसी के नफरत के लायक भी नहीं है। ये बोलकर वो रोते हुए भाग गई वहां से। अभय ने काशी को जाते हुए देखा और एक जोरदार का घूंसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। उसे जब होश आया तो उसे पता लगा कि उसने गुस्से में क्या किया है, पर उसका गुरूर जैसे उसे ये गलत समझने ही नहीं दे रहा था। इन्हीं सब उधेड़ बुन में उसने जोर से काशी का नाम चिल्लाया। इस चिल्लाहट ने घाट की शांति को चीर दिया था और ये आवाज घाट से बाहर निकल रही काशी को भी सुनाई दी थी। ये सुनकर वो 1 मिनट के लिए रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर घबरा के भाग गई। अभय वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसके हाथों से बहता खून गंगा के जल में मिल रहा था, पर जैसे उसे कोई ख्याल ही नहीं था। उसके सामने काशी का चेहरा आ रहा था, जो आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और वहीं सीढ़ियों पर लेट गया। एक हवा का झोंका आया और उसे छू गया। क्यों उसके आंसू बेचैन कर रहे हैं? मैं गुस्से में था। क्यों उसके आंसू देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया? क्या हो रहा है मुझे? मैं उसे दर्द देने आया था, पर वो दर्द का एहसास यहाँ क्यों है? अभय ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, क्या है तुम में काशी? क्या है तुम में? ये बोल अभय खुले आसमान को देखने लगा। बाकी एपिसोड सुनने के